हेलो दोस्तों। आई एम योगेश नारेकर और आज मैं लेके आया हूँ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन फॉर समर 2019 एग्जाम फॉर द सब्जेक्ट एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी ऑफ आईटी फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें हम लोग यूनिट 1 में जो भी क्वेश्चंस है समर 2019 में जो आया है वो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। सो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 था कि राइट रिकर्सिव फंक्शन इन सी फॉर द फॉलोइंग, जिसमें हमको कंप्यूटेशन ऑफ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर निकालना है एंड फाइंडिंग द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ एन डिजिट नंबर। इसके लिए हमको रिकर्सिव फंक्शन लिखना है। रिकर्सिव फंक्शन इसका मतलब ये कि जिसमें हमको प्रोग्राम नहीं लिखना है पूरा, सिर्फ हमको फंक्शन लिखना है। तो देखो 8 मार्क का क्वेश्चन है, यानी 4 मार्क इस पहले क्वेश्चन पे और दूसरे 4 मार्क दूसरे क्वेश्चन पे। तो चलिए पहले हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो द रिकर्सिव फंक्शन इन सी टू कंप्यूट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो जिसमें हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाया, जिसमें जिसका मैं फैक्टोरियल निकालने वाला हूँ वो नंबर पास करूंगा यहाँ पे। नाउ बस ये 3 लाइन का इसमें कोड है। तो सबसे पहले रिकर्सिव फंक्शन यानी क्या, एक ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता है। द फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। तो देखो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू अगर 5 रखता हूँ तो सबसे पहले 5 आएगा यहाँ पे, देन चेक करेगा कि नंबर इक्वल टू 5 है क्या, नहीं है, तो फिर इफ के अंदर आएगा क्या, वो नहीं। उसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। यानी 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस 1 दैट इज 4, यानी 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, फिर से वो उसी को कॉल करेगा। फिर यहाँ पे नंबर की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर चेक करेगा कि नंबर इक्वल टू 1 है क्या, 4 है क्या, नहीं है, फिर से ये, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, देन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे ही नम की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उस केस में वो रिटर्न 1 कर देगा। यानी आपको पूरा का पूरा जो मल्टीप्लीकेशन है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो जाके रिटर्न कर देगा जहां से ये फंक्शन कॉल होगा। तो देखो ये बस 4 मार्क का क्वेश्चन है, आपको बस इतना ही लिखना है। नाउ दूसरा जो है फाइंडिंग द सम ऑफ डिजिट ऑफ एन नंबर, तो इसके लिए भी हमको एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना है। तो देखो उसका रिकर्सिव फंक्शन कुछ इस तरीके से है। तो फाइंडिंग सम ऑफ डिजिट, इसका मतलब क्या होगा, यानी अगर सपोज मेरे पास एक 1 2 और ये 3 नाम का एक नंबर है, तो इसका सम ऑफ डिजिट यानी क्या आएगा, 1 देन प्लस 2 देन प्लस 3 विच इज इक्वल टू व्हाट, 6, यानी ये आंसर आने को ना। तो इसके लिए मुझे रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। तो मैंने एक यहाँ पे फंक्शन बना लिया सम ऑफ डिजिट, जिसमें अभी मैंने ये 1 2 3 यहाँ पास किया। देन पहले चेक करूंगा कि 1 2 3 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, तो उस केस में अभी ये एग्जीक्यूट होगा। यानी 1 2 3 मॉड 10, सो 1 2 3 मॉड 10 क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। क्या आएगा पहले, 3 प्लस सम ऑफ डिजिट n डिवाइडेड बाय 10, सो n डिवाइडेड बाय 10 क्या रहेगा, यहाँ पे 12 रहेगा। तो यहाँ पे अभी 12 पास हो जाएगा। यानी फिर से ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। पहले 1 2 3 n की वैल्यू थी, अभी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। फिर से हम लोग अंदर आएंगे, फिर 12 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, फिर ये फिर से यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सो 12, अभी n की वैल्यू क्या है, 12 है, सो 12 मॉड 10, 12 मॉड 10 क्या होगा, 12 mod 10 is equal to 2, so this is 2, so then and 12 mod 10 is what, 1, तो अभी नम की वैल्यू क्या है, 1। फिर से यहाँ पे आएंगे हम लोग, फिर से ये एग्जीक्यूट होगा। नाउ n इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, फिर से ये एग्जीक्यूट होगा। यानी 1 mod 10 is what, again 1, and 1 डिवाइडेड बाय 10 is what, 0। अब इस केस में क्या होगा, ये 0। नाउ यहाँ पे अभी 0 पास होगा। नाउ 0 इक्वल टू 0 है क्या, यस, कंडीशन बिकम्स ट्रू, देन रिटर्न 0, देन क्या होगा, रिटर्न 0। तो ये सब का एडिशन होने के बाद 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू व्हाट, 6। ये 6 जाके मेन फंक्शन में पास हो जाएगा। सो देखो ये 3 स्टेटमेंट ही है इसमें भी। तो ये 8 मार्क के लिए आपको बस इतना लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन एल्गोरिथम, एक्सप्लेन अबाउट द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। यानी आपको यहाँ पे एल्गोरिथम डिफाइन करना है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है, जो कि 5 मार्क के लिए है। तो देखो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है आपको। सो व्हाट डू मीन बाय एल्गोरिथम,
algorithm refers to the sequence of instruction that must be followed to solve the problem. It means it is the steps required to execute some particular program or problem. तो यहाँ पे आपको बस यहाँ पे definition लिखनी है algorithm. An algorithm is a step by step of finite steps of instruction for solving a problem. अब उसके characteristics आपको लिखनी है यहाँ पे. तो देखो characteristics उसकी 5 है. तो उसमें हम लोग डायग्राम भी निकाल सकते हैं. देखो यहाँ पे इनपुट आउटपुट फाइनाइटनेस डिफाइनेटनेस इफेक्टिवनेस, these are the characteristics of algorithm. या आपने कैरेक्टरिस्टिक्स की डायग्राम निकाल ली, दैट इज द, और उसको फिर एक एक लाइन में यहाँ पे आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया. सो दिस इज ऑल अबाउट 4 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन. तो 1 मार्क इसमें एल्गोरिथम में रहेंगे, देन 2 मार्क्स डायग्राम पे बोलेंगे हम लोग, और ये 2 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन. सो इनपुट इज व्हाट एन एल्गोरिथम हैज 0 और मोर बट ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट्स. यानी किसी एल्गोरिथम में इनपुट होना चाहिए 0 या और उससे ज्यादा इनपुट होनी चाहिए. आउटपुट means the algorithm has one or more outputs, means the algorithm is able to produce an output. Then finiteness means what? Means the algorithm must terminate after finite number of steps. And definiteness means each steps of an algorithm must be precisely defined. And last is the effectiveness, an algorithm should be effective. So these are all 5 characteristics of algorithm जो कि आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है आफ्टर ड्राइंग दिस डायग्राम. तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम यूनिट नंबर 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B. तो 2A जो है वो 7 मार्क्स के लिए है. तो उसमें क्या पूछा है देखो, डिफाइन डेटा, देन डेटा टाइप्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड एलेबोरेट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. यानी 4 पार्ट है, 1 2 3 4. ये 4 पार्ट आपको 7 मार्क्स के लिए. तो सबसे पहले हम लोग डेटा को डिफाइन करेंगे. डेटा इज व्हाट? डेटा इज एनी इंफॉर्मेशन. सो द डेटा आर सिंपली वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज. इट इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशंस दैट इज स्टोर्ड इन सम पर्टिकुलर वेरिएबल. सो दिस इज वी कैन राइट all the information related to data. Then what do you mean by data type? We know that data type tells what kind of data values is going to be stored by the variable. and डेटा टाइप क्या होता है कि वेरिएबल कौन सा टाइप का वैल्यू स्टोर करने वाला है, ये हमको बताता है डेटा टाइप. सो डेटा टाइप के भी 2 कैटेगरी है, एक प्राइमरी डेटा टाइप और एक सेकेंडरी डेटा टाइप. तो यहाँ पे देखो मैंने ये ट्री डायग्राम निकाला है. आप चाहो तो इसको नहीं निकाला तो भी चलेगा, लेकिन निकाला तो एक इंप्रेशन अच्छा आता है यहाँ पे. तो देखो प्राइमरी डेटा टाइप, सेकेंडरी डेटा टाइप. प्राइमरी डेटा टाइप में इंटीजर, देन रियल, देन कैरेक्टर, स्ट्रिंग, दिस ऑल आर प्राइमरी डेटा टाइप्स. Whereas secondary data types are array, pointers, structure, union, enum, ये सब है secondary data type. So this is all about data type. Now third is a data structure. Data structure is a systematic way of organizing and accessing data in computer memory so that the operations can be implemented efficiently. And a data structure is a mathematical or logical way of organizing data in a memory. Means how to organize data. It tells the data structure, so that we can access it very easily and efficient manner. So this is the classification of data structures. Means the data structure can be categorized into 2 parts. First is a primitive data structure and second is a non-primitive data structure. तो data structure में देखो आपने primitive में भी integer, float, character, double, pointer, ये सब primitive data type से primary data structure है. Whereas non-primitive भी 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक linear और एक non-linear. तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो हमने देखा है, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. वेयरएज ट्री हो गया, ग्राफ हो गया या मल्टी डायमेंशनल एरे, ये सब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. तो इसी क्लासिफिकेशन को हमको इसके बाद में हमको एक्सप्लेन करना है. तो हमने देखो इसको एक्सप्लेन किस तरीके से किया है. सो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, दीज आर द बेसिक डेटा टाइप एंड इट इंक्लूड्स इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग नंबर्स, पॉइंटर्स, स्ट्रिंग, कांस्टेंट्स. These are the some examples of primitive data structure. Non-primitive, this non-primitive data structure cannot be manipulated or operated directly by the machine instruction. These are more sophisticated data structure. These are also called as derived data structures, and they are categorized into 2 parts. एक है linear, non-linear. So linear data structures, in these the data elements are arranged in sequential or linear fashion. Examples है linear के array, linked list, stacks, queues. Whereas non-linear data structure आप देख रहे हो
कि data structures are not organized in sequential fashion. The data structures like multidimensional array, trees, graphs are some examples of widely used linear data structures. So this is all about classification of data structure. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये था. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है, सो दिस इज 6 मार्क्स क्वेश्चन जिसमें हमको असिम्प्टोटिक नोटेशन इसको एक्सप्लेन करना है. उसके बाद बिग ओ जो उसके नोटेशंस है, बिग ओ नोटेशंस, थीटा नोटेशंस एंड बिग ओमेगा नोटेशंस, इसको एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहले असिम्प्टोटिक नोटेशन के पहले असिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी आना जरूरी है. सो असिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी इज एन complex approximate estimation of a number of steps performed by the given computation depending on the size of input. This approximate measure of efficiency is called as asymptotic complexity. Thus, the asymptotic complexity measures does not give the exact number of operations of an algorithm, but it shows how that number grows with the size of input. Means this asymptotic complexity gives the nature of graph depending on the size of input. हम जो इनपुट देंगे एल्गोरिथम को, तो उसका जो एल्गोरिथम का जो नेचर है वो किस तरीके से चेंज होता है, दैट गिव्स बाय द असिम्प्टोटिक नोटेशंस. एंड दीज आर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशंस टू मेजर द अप्रोक्सीमेट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम. सो पहला है उसमें का हमारा बिग ओ नोटेशन. इसको ही हम लोग असिम्प्टोटिक अपर बाउंड भी बोलेंगे. तो बिग ओ नोटेशन डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ एन एल्गोरिथम एंड यूज्ड टू क्लासिफाई एल्गोरिथम्स by how they respond. तो इसको हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है. big O of g of n is equal to f of n when there exists the constant c and n0 such that f of n lies between 0 and c into g of n. It means आप देखोगे कि ये जो ग्राफ देख रहे हो यहाँ पे c into g of n, ये जो फंक्शन है, it lies above or it lies upper f of n. तो ये f ऑफ n के अगर ऊपर है तो ये क्या रहेगा, असिम्प्टोटिक अपर बाउंड, यानी c इंटू जी ऑफ n, ये फंक्शन f ऑफ n के ऊपर रहेगा, तो ये रहेगा हमारा असिम्प्टोटिक अपर बाउंड. और इसको हम लोग डिनोट करते हैं बिग ओ नोटेशन से. इसके बाद वाला जो है बिग ओमेगा नोटेशन, इसको हम लोग असिम्प्टोटिक लोअर बाउंड भी बोलेंगे. तो इसमें उसका उल्टा है. तो c ऑफ g ऑफ n, ये इट लाइज बिलो f ऑफ n, दैट इज लोअर, ये लोअर में रहेगा. तो और इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, बिग ओमेगा से. तो देखो बिग ओमेगा ऑफ g ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ n व्हेन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट c एंड n0 सच दैट c ऑफ g ऑफ n शुड बी ग्रेटर देन 0 बट इट शुड बी लेस देन f ऑफ n. तो देखो ये नीचे में रहेगा, तो ये क्या रहेगा, असिम्प्टोटिक लोअर बाउंड, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे बिग ओमेगा. नाउ लास्ट है बिग थीटा नोटेशन, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं. तो इसमें जो f of n है, this f of n lies between c2 of g of n and c1 of g of n. तो इसमें देखो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, the theta of g of n equal to f of n when there exist positive constants c1, c2 and n0 such that c1 of g of n should be greater than 0 and it is less than f of n. This f of n is less than c2 into g of n, यानी जो ये f of n it should lies between c2 g of n and c1 g of n. तो ये क्या रहेगा हमारा बिग, ऐसे नेचर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, बिग थीटा ऑफ नोटेशन. तो इसमें ये ग्राफ ड्रॉ करना जरूरी है. आप देखो यहाँ पे किस तरीके से है. अपर में आप सी जी ऑफ एन को ऊपर में डिनोट करोगे, c इंटू जी ऑफ एन अपर बाउंड में. लोअर बाउंड में आप देखोगे c इंटू जी ऑफ एन को आपको f ऑफ n के नीचे निकालना है, एंड थीटा नोटेशन में आपको f ऑफ n को बीच में निकालना है. तो ये तीनों ग्राफ इसमें इस क्वेश्चन में ड्रॉ करना जरूरी है. सो इट इज ऑल अबाउट 6 मार्क्स क्वेश्चन. थैंक यू.